कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें पहला एप्लीकेशन जो है वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। या फिर हम लोग कह सकते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो है उसको डिड्यूस करेंगे बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम का है और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग अगर देख लें एक बार, ठीक है, तो फिर आपके लिए भूलना मुश्किल होगा। ठीक है, बड़ी आसानी से जो है आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, या फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। तो लेट प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट ओ। मान लिया जाए कि प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, ओ पॉइंट पर। ठीक है, P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O। P जो है वो एक पॉइंट है, कहां पर, तो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O। O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है। गॉट इट? तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये जो गॉस थ्योरम है उसमें हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये फाइंड आउट करते हैं एक क्लोज सरफेस का। तो एक क्लोज सरफेस जो है या गॉसियन सरफेस जो है ये हम लोगों को बनाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर। ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक गॉसियन स्फीयर of radius r and center is at O, so that the point P lies on its surface। ताकि ये पॉइंट P जो है, ठीक है, वो कहां पर हो, सरफेस पर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एक्टिंग अलोंग PP1 which is radially outward in direction। जिसका डायरेक्शन जो है वो किधर है, तो रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। बाय सिमेट्री अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे बात करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन स्फीयर निकालेंगे तो वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही होगा। क्लियर? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, C1 C2 इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक गॉसियन स्फीयर है और इस गॉसियन स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट जो है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं C1 C2। तो C1 C2 इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द गॉसियन स्फीयर। हम लोग देख रहे हैं ये जो गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, इस गॉसियन स्फीयर में ये जो छोटा सा पार्ट लिया है C1 C2, उसकी सरफेस एरिया कितनी है, ds है। तो एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। दैट्स व्हाई अगर हम लोग बात करें ds की, ठीक है, जो ds वेक्टर है ds n कैप हम लोग लिखेंगे, दैट इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग n कैप के जरिए दिखाते हैं। तो n कैप जो है वो इनफैक्ट क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन ये एरिया वेक्टर का क्या बताएगा, डायरेक्शन, जो कि हमेशा जो है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाल रहे हैं, या फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। उसके लिए हम लोगों को ये डायग्राम जो है वो समझने की जरूरत होगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट O। P is a point at a distance r from O where electric field intensity is to be determined. Let us consider a Gaussian sphere of radius r and center O so that the point P lies on its surface.
जहां तक सवाल है ई का, तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एक्टिंग अलोंग PP1। C1 C2 क्या है, तो C1 C2 इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है हम लोग कह रहे हैं कि C1 C2 है। और ds क्या है, ds दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ C1 C2। जो C1 C2 है उसका सरफेस एरिया जो है वो आपका ds है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। इनफैक्ट इस केस में अगर हम लोग देखें तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालते हैं तो वह हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो नॉर्मल टू द सरफेस होने से क्या होगा कि ds और e, ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन जो है वह एक ही होगा। बोथ आर रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन। क्लियर? अब देखिए, अगर इस एप्लीकेशन जो है को अगर हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या याद रखना होगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर। ये जो गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर, इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, तो 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4πr²। क्वेश्चन, सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 4πr²। उसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ C1 C2। ये जो छोटा सा पोर्शन है C1 C2, इसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है ये हम लोगों को फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through ds, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये जो ds है, ठीक है, इस ds के थ्रू जो है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग d∅e लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो d∅e इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E डॉट ds, या फिर क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, आपको पहले भी बताया गया कि E और ds बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो सिंस E and ds are along the सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन है। हेंस हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो d∅e का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो E ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का E ds एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब यहां पे देखिए, ये तो हो गया हम लोग का एक छोटा सा पोर्शन का, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पूरा होल गॉसियन स्फीयर का अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वह कितना होगा। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through whole Gaussian स्फीयर। ये जो गॉसियन स्फीयर है पूरा का पूरा, ठीक है, उसके साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लिंक्ड है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका ∅e। यहां पे हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, ठीक है, और E डॉट ds जो है इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं E ds cos थीटा होता है, और E ds cos थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोगों का E ds है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E ds cos 0 डिग्री, या फिर हम लोग देखेंगे सरफेस इंटीग्रल से हम लोग E ds लिख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅e इज इक्वल टू E को बाहर निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ds का। इस तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅e के लिए जाएं तो E इंटू ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया,
तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हम लोग गॉस थ्योरम की बात करें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक ही सरफेस का है, तो दोनों का वैल्यू जो है ऑब्वियसली एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, अगर हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पे देखिए। E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught, तो E is equal to हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर। तो क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या वैल्यू निकल गया, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square। दूसरा जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से अगर कूलम्ब्स लॉ को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मालूम है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two stationary charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of the linear distance between these two electric charges। ठीक है, तो इसी चीज को जो है हम लोग गॉस थ्योरम के जरिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स, अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स एट एनी पॉइंट, at any point on the surface of the sphere, ठीक है, where charge q naught is present, ये हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज q naught present at a point on the surface of the sphere, जो आपको सुटेबल लगता है, ठीक है, वो हम लोग लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज q naught, फोर्स ऑन चार्ज q naught at a point on the surface of the sphere, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट, तो अगर हम लोग चाहें तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट E लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट E, और इस तरह से देखा जाए तो F इज इक्वल टू E का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका क्या कूलम्ब्स लॉ। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट इज कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, है ना, तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है F इज इक्वल टू क्यू नॉट E होगा, E का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, रखा हमने 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, साथ में क्यू है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट होता है एंड F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर आपको डिड्यूस करने के लिए बोलेगा कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो आखिरी तक जाना है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 5 तक जाएंगे। क्या याद रखना है, सबसे पहले जो है आपको डायग्राम, ठीक है, हेडिंग के बाद डायग्राम,
उसके बाद सरफेस एरिया जो है गॉसियन स्फीयर का क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है छोटे से स्मॉल पोर्शन पे निकालेंगे, E डॉट ds, E ds cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि E और ds बोथ आर रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन, तो थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री लेने से d phi E का वैल्यू जो है E ds हो जाएगा। छोटे से सरफेस एरिया C1 C2 का हुआ, होल का निकालना है, तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds यानी कि ds cos 0 डिग्री, जिसका वैल्यू E ds हमने देखा आया है, E को बाहर निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल ds हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल ds दैट मींस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि 4 पाई r स्क्वायर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल गॉसियन स्फीयर जो है ये आ जाएगा E into 4 पाई r स्क्वायर। गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to q by epsilon naught, दोनों को इक्वल कर देंगे, E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught। Finally, electric field intensity at a point due to a point charge is equal to 1 by 4 pi epsilon into q by r square आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फोर्स ऑन चार्ज q नॉट एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर F is equal to q नॉट E लिखेंगे, जो फाइनली F is equal to 1 by 4 pi epsilon q नॉट by r स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q नॉट एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यही है आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th साइंस से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।